Good morning, dear students. Welcome to Franklin Biology classes and this is Umar Rahat. और हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 12th NCERT बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और दिस इज क्लास नंबर 2 लेक्चर नंबर 2. लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का. हमने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चीज़ों के बारे में बात करा था. डिजीज के कॉन्सेप्ट्स पहले कैसे थे और उनका क्योर पहले कैसे था, हमने वो देखा था. हमने कुछ एंशिएंट मेडिसिन के बारे में बात करी थी जिसमें से कॉमनली आपको फैंग याद रखना था जो चाइनीज एक तरीके का मेडिसिन है बेटा. और फिर हमने इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट की बात करी थी जिसमें हमने लुईस पास्चर की बात करी थी, रुडोल्फ विर्चो की बात करी थी और हमने जर्म थ्योरी के बारे में देखा था कि जर्म थ्योरी का मतलब क्या होता है. एंड बिसाइड्स जर्म थ्योरी हमने हिप्पोक्रेट के बारे में बात करी थी, हिप्पोक्रेटिक ऑथ के बारे में बात करी थी एंड डैश. तो दैट वाज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. एंड हम आज हमारा सेकंड लेक्चर है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का. और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा डिजीज का मतलब क्या होता है, डिजीज के टाइप्स क्या होते हैं एंड प्लस हम कुछ ह्यूमन डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसमें आज जो डिजीज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा दैट इज द टाइफॉइड डिजीज. ओके, तो सबसे पहले लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ हेल्थ का मतलब क्या है बेटा, ठीक है ना. तो फिर हमने देखा था कि अगर हेल्थ में डिस्टर्बेंस आ जाए तो इंसान क्या हो जाता है बेटा, बीमार हो जाता है, ठीक है ना. तो अगर आपकी बॉडी में बेटा आप हेल्दी है लेकिन अचानक से आपकी हेल्दी बॉडी में बेटा कुछ चेंज आने लगी. फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे आप आज सुबह नींद से उठे और नींद से उठते समय आपको बेटा थोड़ा दर्द लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, या आपको खांसी होने लगी है, ठीक है ना, या आपको कहीं पे एब्डोमिनल पेन या कहीं पे बॉडी में पेन होने लगा है. तो ये जो कंडीशन है बेटा जहाँ पे बॉडी में कहीं पे भी कोई चेंज आ जाए, नॉर्मल से कोई चेंज आ जाए, बॉडी के ऑर्गन्स में फंक्शनिंग में कोई दिक्कत हो रही है, बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, दिस कंडीशन व्हेन द बॉडी ऑर्गन्स आर नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग, जो नॉर्मल स्टेट था उनका बेटा नॉर्मल स्टेट से उनका स्टेट चेंज हो गया है, दे आर नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग राइट नाउ. तो सच कंडीशन और सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन द बॉडी, सच टाइप ऑफ चेंज इन द बॉडी जो अचानक से हो रहा है बेटा, तो ऐसी पर्टिकुलर चेंज इन बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिजीज बोलते हैं. यानी डिजीज कुछ नहीं है बेटा, डिजीज बस इतना है कि अगर नॉर्मल बैलेंस बेटा बॉडी का बिगड़ गया, नॉर्मल बैलेंस की वजह से ऑर्गन्स प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करने लगेंगे, बॉडी के ऑर्गन्स में बेटा चेंज आने लगेगा, तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिजीज बोलते हैं. क्लियर है ना. डिजीज को हम कॉमनली मेन दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस का मतलब होता है जो फैल जाएगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं. और नॉन इन्फेक्शियस का मतलब होता है जो फैलता नहीं है, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं. क्लियर है ना. तो चलो लेट्स डाइव इन द चैप्टर एंड सी कि हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या देखना है. सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डिजीज जो आपके 12th के एग्जाम के लिए जरूरी है, बिकॉज कॉमनली 12th के एग्जाम में पूछा जाता है, तो you must remember the definition of disease very properly. Okay, so let's see what is the definition of disease according to this. When functioning of one or more organs or organ systems of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have disease. तो ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है. तो क्या बताना चाहता है बच्चा, ये बताना चाहता है कि आज सुबह आप नींद से उठे और अचानक से आपकी बॉडी में पेन होने लगा है, ठीक है, एब्डोमेन में पेन होने लगा है, या बॉडी में एक्स होने लगी है, या सिर दर्द होने लगा है, या रनी नोज हो रही है बेटा, या आप कफ कर रहे हैं, खांस रहे हैं बेटा. तो नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अचानक से बेटा बॉडी के एक ऑर्गन में या ऑर्गन सिस्टम में बेटा, ठीक है ना, क्या होने लगा, एडवर्स इफेक्ट देखने लगा बेटा. और आपको कैसे पता चला बॉडी में एडवर्स इफेक्ट्स आ गए हैं, बिकॉज आपने साइंस देखे बेटा और सिम्टम्स देखे, जो कल नहीं था वो आज होने लगा बेटा, ठीक है ना, जो सिम्टम्स कल नहीं दिख रहे थे वो आज सुबह दिख रहे हैं बेटा. तो ये जो चेंज है बेटा, एडवर्स चेंज है बॉडी की एक ऑर्गन में या एक पूरे सिस्टम में बेटा, ठीक है ना. तो इस पर्टिकुलर एडवर्स चेंज इन ऑर्गन को या ऑर्गन सिस्टम को बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिजीज बोलते हैं. तो डिजीज अगर हम शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो डिजीज का मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्गन का इम्प्रॉपर फंक्शन करना या ऑर्गन सिस्टम का इम्प्रॉपर फंक्शन करना, उसको हम डिजीज बोलते हैं. क्लियर है ना. फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम्स ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड. तो ये हमने ऑलरेडी देखा बेटा, तो डिजीज की वजह से एक ऑर्गन या एक ऑर्गन सिस्टम जो है या एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम क्या करने लगेंगे बेटा, वो इम्प्रॉपर मैनर में काम करने लगेंगे, एडवर्स इफेक्ट दिखाने लगेंगे, तो कंडीशन को हम डिजीज बोलते हैं.
any harmful deviation, this is another definition which you can remember. Any harmful deviation from the normal structural or functional state of body that causes discomfort or disability or malfunctioning of body with specific symptoms, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। यानी अगर बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर में या बॉडी के किसी भी ऑर्गन की फंक्शन में क्या होने लगे बेटा, डिस्कम्फर्ट होने लगे, या वो ऑर्गन काम करना बंद करे, वो डिसेबल होने लगे, या कोई और मल फंक्शनिंग देखने लगे बेटा, ठीक है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग देखने लगे विद स्पेसिफिक सिम्टम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिजीज बोलते हैं। तो शॉर्ट में आप याद रखेंगे, डिजीज क्या है बेटा, डिजीज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है। मल फंक्शनिंग बेटा स्ट्रक्चर में भी हो सकती है, मल फंक्शनिंग बेटा उस ऑर्गन की फंक्शन में भी हो सकती है। मतलब कहीं पे स्ट्रक्चर, मान लो फॉर हार्ट में बेटा पोर हो गया, स्टमक में बेटा पोर हो गया, इंटेस्टाइन ट्विंगल हो गया, ठीक है ना, तो ये तो फंक्शनल चेंज हो गई, क्लियर। लेकिन फंक्शन मान लो, ये तो स्ट्रक्चरल चेंज हो गई। अब मानो स्ट्रक्चर सेम ही है बेटा, कोई चेंज स्ट्रक्चर में नहीं आया, लेकिन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होने लगी बेटा, इन्फेक्शन होने लगा, फंक्शनल चेंज आने लगी, तो दोनों कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम डिजीज ही बोलते हैं, क्लियर है। डिजीज दो प्रकार की होती है बेटा, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस को हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं, एंड नॉन इन्फेक्शियस को हम बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। तो डिजीज विच कैन इजिली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर बाय एनी मीन्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज। ये आपको बचपन से ही पता है बेटा, इसको ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। वो डिजीज बेटा जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है किसी भी मीन से, मीन्स वाटर हो सकता है, मीन्स एयर हो सकता है, मीन्स टच हो सकता है, या एनी अदर मीन्स हो सकते हैं, तो ऐसी पर्टिकुलर डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे आप अभी देख सकते हैं बेटा, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट बोल रही है मास्क लगा लीजिए, गवर्नमेंट बोल रही है एक दूसरे से दूर रहिए, गवर्नमेंट जिन लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना होता है उनको क्वारंटीन किया जाता है बेटा। ये सब कुछ क्यों किया जाता है, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इट्स अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, और ये एक से दूसरे में फैल रही है बेटा। अगर ये नॉन कम्युनिकेबल होती तो हमको बेटा इतना दिक्कत नहीं होता जितना अभी हो रहा है, but because it is a very dangerous condition, it is a very dangerous disease, it is a type of communicable disease. So communicable disease very fatal होती है बेटा, very खतरनाक होती है, ठीक है, ये बहुत dangerous होती है, because they can transmit from one person to another person, their transmission rate is very high. So such a disease which can transmit from one person to another person by touch, by ear, by food, or any other means, okay, and they are very much harmful for the individuals or for the organisms. So such type of disease are known as communicable disease, okay ना। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज में से कुछ कम्युनिकेबल डिजीज जो वेरी फैटल होती है, जैसे एड्स इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, इट इज वेरी फैटल। राइट नाउ कोरोना वायरस, कोरोना कोविड-19 हम आगे पढ़ेंगे बेटा, एक लेक्चर में अलग से कोविड-19 पे लेने वाला हूँ, ठीक है ना, इसी चैप्टर में। सो इट इज बिकॉज नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साल जरूरी बेटा। तो हाँ, कोविड-19 का जो डिजीज है बेटा, इट इज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज। तो सम कम्युनिकेबल डिजीज आर फैटल, सम आर नॉट फैटल, बट आउट ऑफ दीज फैटल कम्युनिकेबल डिजीज वन ऑफ द मोस्ट कम्युनिकेबल फैटल डिजीज इज एड्स बेटा, ठीक है ना। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसको करने वाला वायरस जो होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम HIV बोलते हैं बेटा। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बेटा, क्लियर है ना। चले, it is very common and every one of us suffers from these at some times or other। communicable disease बहुत कॉमन होती है बेटा, ठीक है ना, और लगभग हमारे में से हर एक इंडिविजुअल जो बेटा उसको कभी ना कभी कोई ना कोई टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज हुई ही होगी, ठीक है ना, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो कोई और डिजीज हो बेटा, चाहे वो एलर्जिक हो। तो ये कॉमन डिजीज होती है बेटा जो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, एंड ये हम इंडिविजुअल्स में, पर्टिकुलरली ह्यूमंस में बेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ में आपको कोई ना कोई कम्युनिकेबल डिजीज हुआ होगा, ठीक है ना। सेकंड है बेटा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, दैट मींस दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू टच, दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईयर, दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, ये नॉन कम्युनिकेबल होती है बेटा। डिजीज व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अमंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। तो कैंसर एक ऐसी डिजीज है which is non-communicable, but it is the major cause of death in case of non-communicable disease. Drug and alcohol abuse also affect our health. So besides these conditions बेटा, ठीक है ना, besides these transmission methods बेटा, ड्रग्स का लेना या अल्कोहल का लेना वो भी हमारी बॉडी की हेल्थ को क्या करता है बेटा, एडवर्स इफेक्ट करता है। दैट मींस दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग डिजीज बेटा, क्लियर है ना। सो आपने याद रखा डिजीज क्या होता है, तो डिजीज कुछ नहीं है, इट इज जस्ट
the improper functioning of an organ or an organ system, or deviation of an organ or organ system from its normal state, okay, or change in functional, change in structural properties of organ or organ system, बेटा उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं. डिजीज दो प्रकार के, इन्फेक्शियस अगर फैल जाए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू ईयर, वाटर और टच, और नॉन इन्फेक्शियस अगर नहीं फैले बेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू ईयर, वाटर और टच. कम्युनिकेबल में सबसे मोस्ट फैटल डिजीज एड्स है, और नॉन कम्युनिकेबल में सबसे मोस्ट फैटल डिजीज कैंसर मानी जाती है. क्लियर है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज एंड टाइप्स ऑफ डिजीज. क्लियर? चले, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये जो आप अभी बोल रहे थे कि डिजीज ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन एंड अनदर पर्सन, इसको ट्रांसफर करता कौन है? क्लियर है ना? तो सिंपल में आपको याद रखना है, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, which can transmit a disease from one person to another person, whether that is communicable or that is non communicable. तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज या तो ट्रांसमिट कर सकता है या तो डिजीज करा सकता है, whether it will transmit a disease from one person to another person or whether it will cause disease in a person, तो such organisms are known as pathogens. तो पैथोजन का मतलब क्या होता है बेटा? पैथोजन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज या तो ट्रांसमिट कराते हैं या तो डिजीज कॉज कराते हैं, ठीक है ना? तो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस, और हमारे पास बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ पैथोजेंस पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना, विच स्टार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, स्टार्ट फ्रॉम वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड हेलमेंट्स. तो मतलब हम इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई भी कर सकते हैं बेटा, लिविंग पैथोजेंस एंड नॉन लिविंग पैथोजेंस. तो लिविंग पैथोजन में बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, प्रोटोजोन्स आते हैं, हेलमेंट्स. हेलमेंट्स में बेटा बोथ आएगा, प्लेट हेलमेंट्स भी एंड निमेट हेलमेंट्स भी, ठीक है ना? हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है बेटा, प्लेट एंड निमेट हेलमेंट्स, दे वर बोथ राउंड वर्म्स एंड फ्लैट वर्म्स बेटा, जहां पे हमने देखा था फ्लैट वर्म्स एंडोपैरासाइट्स होती थी एंड राउंड वर्म्स बोथ एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स होती थी बेटा. तो वो सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है? तो ये सब लिविंग में आते हैं. एंड वायरसेस होते हैं बेटा, और एक होता है जिनको प्रियोन्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं? वो नॉन लिविंग होते हैं. तो उनको हम अभी देखेंगे. तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन. इट मींस दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज. क्लियर? चले, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. All parasites are pathogens as they cause harm to the host by living in or on them. बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है कि पैरासाइट्स जो होते हैं, आपको ये पता है, मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है बेटा. पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं which can live on another organism, okay, और वो एक्सप्लॉइट करेंगे उसकी बॉडी को. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बॉडी के ऊपर कोई पैरासाइट रह रहा है तो वो मेरी बॉडी के ऊपर रहेगा, मेरी बॉडी को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा बेटा, ठीक है ना? वो मेरी बॉडी के न्यूट्रिशन को, मेरी बॉडी के ब्लड को क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा, या मेरी बॉडी को नेगेटिवली यूज करेगा बेटा. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं. और पैरासाइट जहां पे भी बॉडी में रहेंगे ना, दे ऑलवेज कॉज हार्म टू द बॉडी बेटा. ये हमेशा बॉडी को क्या करते हैं? नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं. तो सच ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन आवर बॉडी बेटा. तो गाइस वी वर डिस्कसिंग कि मैं आपसे बता रहा था कि पैरासाइट क्या होता था. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि सारे पैरासाइट्स पैथोजेंस होते हैं. अब सारे पैरासाइट्स को हम पैथोजेंस क्यों मानते हैं? बिकॉज एवरी पैरासाइट जो होता है बेटा, वो बॉडी को कहीं ना कहीं किसी जगह पे क्या करेगा? नेगेटिवली और एडवर्सली इफेक्ट करेगा ही करेगा. बिकॉज एवरी पैरासाइट इज इफेक्टिंग द बॉडी इन एडवर्स वे. तो दैट इज व्हाई ऑल पैरासाइट्स आर नोन एज पैथोजेंस. क्लियर है ना? अब ये आपको पहले से पता बेटा, पैरासाइट्स दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है. बॉडी के बाहर प्रेजेंट है कि इनसाइड बॉडी प्रेजेंट है. अगर बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो गई तो इनको हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं, और अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड बॉडी प्रेजेंट है, तो इनको हम एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं. तो वो पैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे टिक्स, जैसे माइट्स, जैसे हमने बेडबग के बारे में भी बात करा था, जैसे लूस जो हियर्स में रहता है बेटा, तो दे ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है ना? और एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे एस्केरिस होता है, जैसे हमने लिशमैनिया देखा था, या जैसे हमने इसके अलावा गियारिडिया देखा था, वो भी पैरासाइट्स है बेटा, बट दे आर लिविंग इनसाइड द बॉडी. सो पैरासाइट्स ऑन द आउटसाइड पार्ट्स ऑफ बॉडी आर एक्टोपैरासाइट्स एंड पैरासाइट्स इनसाइड द बॉडी आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स. क्लियर है ना? अब इसके अलावा पैरासाइट्स के कुछ और टाइप्स है, जैसे ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, जैसे टेम्पोररी पैरासाइट है, जैसे फैकल्टेटिव पैरासाइट है. अब ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स बेटा वो पैरासाइट्स होते हैं जो हमेशा ऑलवेज पैरासिटिज्म ही दिखाएंगे. मतलब इनका न्यूट्रिशन जो है बेटा, वो ओनली पैरासिटिज्म है.
तो अगर आप इनको बेटा होस्ट से हटाओगे ना, ठीक है, जिस होस्ट के ऊपर एज पैरासाइट काम कर रहे थे, अगर आप उनसे हटाओगे इनकी डेथ हो जाएगी बेटा। तो ये ऑब्लिगेट है बेटा, ऑब्लिगेट मींस ये नेसेसरी है। इनका ओनली एक ही काम है बेटा, वो पैरासिटिज्म है। बिना पैरासिटिज्म के इनका कोई और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सच पैरासाइट्स व्हिच विल ऑलवेज बी एज पैरासाइट्स, they will have no other option of nutrition। तो ऐसे पर्टिकुलर पैरासाइट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। टेम्पोररी पैरासाइट्स कैसे पैरासाइट्स होते हैं बेटा, दे आर पैरासिटिक अगर इनको होस्ट मिलेगा, दे आर मतलब इनका लाइफ स्पेन का एक हिस्सा जो होगा बेटा वो पैरासिटिक होगा, बाकी हिस्सा जो होता है बेटा वो फ्री लिविंग पाया जाता है, तो इनको हम टेम्पोररी पैरासाइट्स बोलते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स बेटा ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनको अगर होस्ट मिले तो वो एज पैरासाइट काम करेंगे। अब मान लो अगर होस्ट नहीं मिला तो वो चेंज हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना, दे कैन चेंज टू अदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, इनको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स बोलते हैं। तो जो ऑलवेज पैरासाइट्स होंगे वो ऑब्लिगेटरी है, ठीक है ना, जिनका लाइफ स्पेन का कुछ हिस्सा पैरासिटिक होगा वो टेम्पररी है। और वो पैरासाइट्स बेटा जो अगर होस्ट है तो पैरासाइट है, अगर होस्ट नहीं है तो वो नॉन पैरासिटिक बिहेवियर दिखाएंगे, उनको फैकल्टेटिव पैरासाइट्स बोलते हैं। तो ऑब्लिगेटरी का एग्जांपल है बेटा टीनिया एंड ट्राइकोमोनास, जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है। टेम्पररी का एग्जांपल है फेसिकुला एंड शाइसिस्टोमा। फैकल्टेटिव का एग्जांपल है कैंडिडा फंजाई बेटा, ठीक है ना। अब पैथोजन बॉडी को कैसे कैसे इफेक्ट करता है, या पैथोजन हमारी बॉडी में डिजीज कैसे कॉज करता है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बेटा, पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा अलग अलग तरीके से, मल्टीपल मीन से बेटा, ठीक है ना, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, टच के थ्रू, डैशिंग, तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है ना। अब जैसे एंटर करेगा बेटा तो ये हमारी बॉडी के अंदर डिवाइड करेगा, इसका सेल डिवीजन होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब ये नंबर इंक्रीज करेगा। जब नंबर इंक्रीज करेगा तो फिर नंबर इंक्रीज करने के बाद ही इंटरफेयर करेगा बेटा विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज, क्लियर है ना। पहले एंटर किया, फिर मल्टीप्लाई किया और नंबर इंक्रीज किया, जब नंबर इंक्रीज हुआ तब जाके इसने बेटा बॉडी की एक्टिविटीज के साथ क्या करना शुरू कर दिया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, क्लियर है ना। अब पैथोजन जो होते हैं बेटा, ये बॉडी के अंदर आते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं बेटा, या तो ये किसी टिश्यू को डैमेज करेंगे, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकल मतलब ये टिश्यू डैमेज करा देते हैं बेटा, या ये किसी फंक्शन को क्या कर देंगे बेटा, हॉल्ट कर देंगे या इफेक्ट कर देंगे। ईदर दे आर ब्रेकिंग डाउन सम काइंड ऑफ टिश्यूज और दे आर इंटरफेयरिंग विद द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गन। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, डिजीज होगा, ठीक है ना। अगर मान लो फाजो बेटा आपका लिवर ब्रेकडाउन हो, आपके लिवर के टिश्यू में ब्रेकडाउन होने लगा, आपकी किडनी के टिश्यू में ब्रेकडाउन होने लगा, आपके न्यूरॉन्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स बड़ा ब्रेकडाउन होने लगे, तो ऐसी पर्टिकुलर, या आपके इंटेस्टाइन का वॉल ब्रेकडाउन होने लगा, तो दैट मींस वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ रहा है बेटा, ठीक है, मॉर्फोलॉजी को इफेक्ट कर रहे हैं, या किसी फंक्शन को चेंज कर रहे हैं बेटा, जैसे एक्सक्रीशन एक फंक्शन है, सर्कुलेशन एक फंक्शन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन है। तो अगर फंक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं दोनों जगह पे बेटा एडवर्स इफेक्ट होगा, तो मतलब ये डिजीज की अलामत है, ये डिजीज की इंडिकेशन है बेटा। पैथोजेंस आर अडेप्टेड टू एनवायरनमेंट ऑफ, पैथोजन जो होता है बेटा, ये इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना है, दे आर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट बेटा, मतलब जब पैथोजन एंटर करेगा बॉडी में, ये अपने होस्ट की बॉडी के एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है बेटा, मेंटेन, मतलब उसको उसके अकॉर्डिंग बेटा अपनी बॉडी को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैथोजन जो होते हैं बेटा, जो हमारी गट के थ्रू एंटर करते हैं, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करते हैं, जैसे वो स्टोमक में पहुंचेगा बेटा, आपने 11th में पढ़ा था स्टोमक का पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये पैथोजन बेटा जो बॉडी के अंदर एंटर करेगा थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और थ्रू माउथ बेटा, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके ऊपर कभी भी पीएच ऑफ स्टोमक इफेक्ट नहीं करेगा, प्लस जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इफेक्ट नहीं करते हैं। तो मतलब इसने अपने आप को, बिकॉज इसको पता था मेरे को बॉडी के अंदर जाना है थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसको ये भी पता था गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी पीएच चेंज आते हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक पीएच स्टोमक का होता है जो एसिडिक पीएच होता है। तो इसने अपने आप को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया इस तरीके से, ना ही इसको ऊपर पीएच का इफेक्ट पड़ेगा और ना ही इसके ऊपर बेटा किसी डाइजेस्टिव एंजाइम का इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर है ना। तो एक अच्छा पैथोजन होने के लिए बेटा सबसे पहले क्या होना चाहिए, मीन्स ऑफ एंट्री होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, फिर प्रॉपर्टी और पावर ऑफ इंटरफेरेंस विद नॉर्मल वाइटल फंक्शंस होना चाहिए। सेकंड, पैथोजन इफेक्ट करता है बॉडी को थ्रू मॉर्फोलॉजिकल डैमेज और टिश्यू डैमेज और फंक्शनल चेंज बेटा, फंक्शनल डैमेज बेटा, ठीक है ना। पैथोजन एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट के साथ अडेप्टेड रहता है, मतलब उसको पता होता है बॉडी में कहाँ कहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज आएंगी, कहाँ पे पीएच चेंज आएंगी, उसी अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी को क्या करता है बेटा, मॉडिफाई करता है। चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स बेटा, तो रॉबर्ट कोच को बेटा फाउंडर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। रॉबर्ट कोच ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे बेटा, जिनको हम कोच पोस्टुलेट्स बोलते हैं, जिन कोच पोस्टुलेट्स का मानना ये था
कि अगर कोई इंसान बीमार है, उसकी बॉडी के अंदर बेटा उस बीमारी को कॉज करने वाला पैथोजन होना चाहिए। ये रॉबर्ट कॉच का पोस्टुलेट है बेटा। दूसरा कॉच पोस्टुलेट ये बताता है बेटा कि ये जो इसकी पेशेंट की बॉडी के अंदर माइक्रोब है, हमें इसको आइसोलेट करना चाहिए, और आइसोलेट करने के बाद बेटा इसको लैब में ग्रो करना चाहिए। जब आप इसको लैब में ग्रो करोगे बेटा, ग्रो करने के बाद जो पैथोजन आपने लैब में ग्रो किया, वो पैथोजन भी वही डिजीज कॉज करना चाहिए जो किसमें था बेटा, जो पेशेंट में था जहां से इसने आपका एक्सट्रैक्ट किया था। ये कोच के पोस्टुलेट से बेटा, इनको हम अभी अलग से भी देखेंगे। रोडोल्फ विर्चो को बेटा फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। हिपोक्रेट को हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। एंड लुइस पास्चर ने क्या दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था, जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। क्लियर है ना। चले तो आगे बढ़ते हैं हम। चले तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, पैथोजन जो होते हैं, पैथोजन दो प्रकार के होते हैं, कुछ लिविंग है बेटा एंड कुछ नॉन लिविंग है, कुछ सेल्यूलर है बेटा, कुछ एसेल्यूलर है। सेल्यूलर पैथोजन में क्या क्या आते हैं, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स पे हेलमेंट्स आती है बेटा, बोथ प्लेट हेलमेंट्स एंड नेमेट हेलमेंट्स बेटा। प्रोटोजोन्स आते हैं जैसे प्लाज्मोडियम बेटा, जो मलेरिया कॉज करता है बेटा, ठीक है ना। जैसे फंजेज आते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल टीनिया, जो एथलीट्स फुट बीमारी कॉज करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। एथलीट्स फुट बीमारी जो है बेटा, जिसको टीनिया फंजे बोलते हैं, वो फंजे के थ्रू होता है। प्रोक्यूरियोट बैक्टीरिया बेटा, जो लेप्रोसी कॉज करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन ये एग्जांपल्स भी याद रखना। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब लिविंग पैथोजेंस है बेटा, ठीक है ना। ए सेल्यूलर और नॉन लिविंग पैथोजेंस में क्या आता है, वायरस आता है, फॉर एग्जाम्पल HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स कॉज कराता है बेटा। और प्रियोन्स बेटा, जैसे CGCDD प्रियोन बेटा, ये दोनों एसेल्यूलर है, लेकिन दे आल्सो एक्ट एज पैथोजेंस। क्लियर है ना। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स दिए टाइप ऑफ पैथोजन, जैसे बैक्टीरिया, एग्जांपल बैक्टीरिया का एसर्सिया कोएले, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी बेटा, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है विदाउट ए न्यूक्लियस, जैसे आपको ऑलरेडी पता है बेटा। और ये कैसी कैसी बीमारियां कॉज कराता है, जैसे स्ट्रेप थ्रोट, स्टेफस इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, फूड पॉइजनिंग, टेटानस, नमूनिया एंड साइफिलिसिस। तो याद रखना, दीज ऑल डिजीज आर बैक्टीरियल डिजीज, तो इसको ऐसे आप याद रख लेना। वायरस जो बेटा, जैसे हर्पस सिंप्लेक्स वायरस है बेटा, ये थ्रेड लाइक पार्टिकल्स होते हैं दैट रिप्रोड्यूस बाय टेकिंग ओवर लिविंग सेल्स बेटा। मतलब ये सेल के बाहर नॉन लिविंग है, लेकिन सेल के अंदर आएगा तो ये लिविंग सेल पर अटैक करेगा बेटा। एग्जांपल्स कॉमन कोल्ड, फ्लू, जेनिटल हर्प्स, कोल्ड सोर्स, मीजल्स, एड्स, जेनिटल वार्ट्स, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। तो ये याद रखना, दीज ऑल आर वायरल डिजीज। तो ये थी बैक्टीरियल डिजीज, ये थी वायरल डिजीज, तो ये इसमें याद रखना है बेटा, ठीक है। फंजे जैसे डेथ कैप मशरूम बेटा, ये आपका इसके प्रॉपर्टीज पता है बेटा, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिलामेंट्स के बने होते हैं, डैश एंड डैश। तो कौन सी बीमारी कॉज कराते हैं, रिंगवर्म, एथलीट्स फुट, टीनिया, कैंडिडाइसिस, हिस्टोपाल्मोलोसिस एंड मशरूम पॉइजनिंग बेटा। तो ये भी याद रख लेना, वायरल डिजीज कौन कौन सी होती है, ठीक है। और सिमिलरली बेटा आप लास्ट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोटोजोआ है बेटा, ठीक है ना। प्रोटोजोआ में एग्जांपल दिया बेटा, गैरेडिया लैम्बिया का बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे डिजीज है, प्रोटोजोन्स मलेरिया कॉज कर सकते हैं, ट्रेवलर्स डायरिया कॉज कर सकते हैं, गैरेडिसिस कॉज कर सकते हैं, ट्रिपेनोसोमिसिस कॉज कर सकते हैं, डैश एंड डैश। तो इसमें बस आपको इस टेबल में आपको याद रखना है, सबसे पहले लिविंग पैथोजन कौन सा है, नॉन लिविंग पैथोजन कौन सा है। लिविंग पैथोजन की एक एक एग्जांपल एंड एग्जांपल्स विद पैथोजन एंड एग्जांपल विद डिजीज, ठीक है। और नॉन लिविंग का एग्जांपल विद पैथोजन एंड एग्जांपल विद डिजीज। और प्लस नीचे वाले टेबल में आपको याद रखना है बेटा, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज कौन सी है, फंगल डिजीज कौन सी है, एंड प्रोटोजोअल डिजीज कौन सी है। बिकॉज ये कॉमन क्वेश्चन है बेटा एग्जाम को, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है ना। चले तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमने पैथोजेंस को देखा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस को भी हमने देखा। आगे बढ़ते हैं हम। अब कोच पोस्टुलेट्स की तरफ आते बेटा। कोच साइंटिस्ट जो है, वैसे तो ये 11th में कोच पोस्टुलेट हमने पढ़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत दोबारा से पढ़ लीजिए बेटा, बिकॉज ये पूछा जाता है। तो रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट था बेटा 1843 to 1910 बेटा, ठीक है। इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिजीज और ऑर्गेनिजम्स व्हिच कॉज डिजीज बेटा। जिसमें पहला पोस्टुलेट था बेटा, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी फाउंड इन एबंडेंस in all organisms suffering from the disease but should not be found in the healthy organism। ये postulates बेटा चार याद रख लेंगे कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कभी कभी। तो मतलब कोच postulate का पहला postulate था बेटा कि जो माइक्रोब्स बीमारी कॉज करते हैं वो उन पेशेंट में होने चाहिए जिनको डिजीज है, और उनमें नहीं होने चाहिए बेटा जिनमें कोई भी डिजीज नहीं है। क्लियर है ना। सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। तो हमको इस ऑर्गेनिज्म से बेटा जो बीमार है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना चाहिए और फिर एक कल्चर में उसको ग्रो करना चाहिए बेटा। ये सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड, द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी ऑर्गेनिज्म।
तो ये जो कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, जो हमने एक डिजीज इंडिविजुअल से निकाला था, निकालने के बाद हमने इसको कल्चर किया था, कल्चर करने के बाद बेटा इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये भी क्या करना चाहिए, वही डिजीज कॉज करना चाहिए बेटा जो किसमें हुआ था, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म में या ओरिजिनल बेटा मॉडल में हुआ था। The microorganism must be re-isolated from the inoculated disease experimental host and identified as being identical to the specific conjugated agent. अब इसके बाद बेटा जब आपने आपने पहले बेटा ये ओरिजिनल माइक्रोब, ये ओरिजिनल इंडिविजुअल था जिसमें बीमारी हुई थी, आपने इससे बेटा आइसोलेशन कर दिया और कल्चर में ग्रो करा दिया। आइसोलेट करने के बाद बेटा आपने ये बैक्टीरिया आइसोलेट कर दिया। अब इस आइसोलेटेड बैक्टीरिया को आपने एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। जब ये हेल्दी इंडिविजुअल में आप इंट्रोड्यूस कराओगे तो वो भी बीमार हो जाएगा। फिर उस इंडिविजुअल से दोबारा आप इसको आइसोलेट करोगे और फिर इस फोर्थ वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करोगे बेटा फर्स्ट वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। अगर ये दोनों कंपैरिजन के बाद सिमिलर है, दैट मींस यही वो ऑर्गेनिज्म था बेटा जिसने वो पर्टिकुलर डिजीज क्या कराई थी, कॉज कराई थी। तो रॉबर्ट कोच ने बेटा इस मेथड को यूज करके बहुत सारे डिजीज को और उनके पैथोजेंस को क्या किया था बेटा, डिस्कवर किया था। ठीक है ना। ये बीमार इंडिविजुअल को ले लेता था, उसकी बॉडी से बेटा ब्लड सैंपल ले लेता, ब्लड सैंपल से बैक्टीरिया को आइसोलेट करता था, आइसोलेट करने के बाद बेटा उनको लैब में ग्रो करता था, लैब में ग्रो करने के बाद उनको बेटा किसी और एनिमल में इंजेक्ट कराता था, और जब उस एनिमल में बीमारी हो जाती थी बेटा इंजेक्शन के बाद, फिर वहां से ब्लड को कलेक्ट करता था, फिर वहां से अगेन बेटा बैक्टीरिया को आइसोलेट करता और फिर फर्स्ट एंड लास्ट बैक्टीरिया को आपस में कंपेयर करता था। और अगर कंपैरिजन वो सिमिलर निकलते थे, दैट मींस बेटा डिजीज उसी से हुई है। अगर वो डिसिमिलर से निकलते थे, दैट मींस डिजीज उससे नहीं हुई। यहाँ पे फ्लो चार्ट भी आप देख सकते हैं, ये बेटा एक डिजीज्ड, एक बीमार चूहा है, एंड दिस इज अ हेल्दी चूहा। इधर इधर यहाँ पे हमने देखा जब ब्लड को आइसोलेट किया तो यहाँ पे हमको बेटा पैथोजेंस मिले। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के साथ पैथोजेंस मिले। देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हो बेटा कोई भी पैथोजन आपको देखने को, ओनली रेड ब्लड सेल्स है, कोई पैथोजन नहीं है। हमने इसको ग्रो कराया तो बेटा यहाँ पे पैथोजन की ग्रोथ हुई, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं हुई बेटा, नो पैथोजन प्रेजेंट बेटा। ठीक है ना। ग्रोथ करने के बाद हमने इसको बेटा इंजेक्ट किया और एक चूहे में, उसको भी बीमारी हुई, फिर वहां से दोबारा से आइसोलेशन कर दिया, सेम बैक्टीरिया जो इधर बैक्टीरिया मिला था वही बैक्टीरिया इधर भी मिला बेटा। ठीक है, दोबारा ग्रो करा दिया और यहाँ का ग्रोथ कल्चर बेटा किसके जैसा दिखा, इस वाले ग्रोथ कल्चर के साथ जैसा दिखा। दैट मींस डिजीज सेम बैक्टीरिया की वजह से हुई थी। तो दीज आर ऑल कोच पोस्टुलेट्स बेटा जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं बेटा कुछ टर्म्स की तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो रिसेंटली आपने बेटा न्यूज़पेपर्स में बहुत बार सुनी भी होगी, और ये कॉमन टर्म्स है जो कभी कभी एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो टर्म्स है बेटा एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, क्वारंटीन, प्रोफ्लेक्सिस, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। तो इन टर्म्स का मतलब क्या होता है तो ये समझ लेते हैं, जिसमें से सबसे पहली टर्म जो हम समझने वाले हैं दैट इज एंडेमिक बेटा। तो ये फर्स्ट टर्म हम समझेंगे बेटा, एंडेमिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो एंडेमिक जो होती है बेटा, एंडेमिक टर्म हम यूज करते हैं बेटा ऐसी बीमारी के लिए, ठीक है ना, ऐसी डिजीज के लिए जो एक पर्टिकुलर रीजन में कॉन्फाइंड है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं, हम दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा कोरोना वायरस दिल्ली में ओरिजिनेट हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल। हाँ, कोरोना वायरस दिल्ली में ओरिजिनेट हुआ बेटा। ठीक है ना, ओरिजिन कोरोना वायरस का दिल्ली में शुरू हुआ और ये ओनली दिल्ली में ही पाया जाए बेटा। दिल्ली के बाहर ये किसी भी स्टेट में या किसी और कंट्री में नहीं मिलेगा, ओनली दिल्ली में ही मिलेगा, इसके बाहर नहीं मिलेगा बेटा। तो दैट मींस कोरोना वायरस कैसा है बेटा, वो एंडेमिक है। ठीक है ना, ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लो एक्स एक डिजीज है बेटा, ठीक है, एक्स इज अ डिजीज, और ये डिजीज बेटा खाली एक रीजन में कॉन्फाइंड है, मतलब ये खाली एक जगह पे पाई जाती है, उस जगह के बाहर नहीं मिलेगी कहीं पे बेटा। मान लो फॉर ओनली दिल्ली में मिलेगी, ओनली गुवाहाटी में मिलेगी, ओनली कश्मीर में मिलेगी, उससे बाहर कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसी पर्टिकुलर डिजीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। यानी एंडेमिक डिजीज है डिजीज विच इज कॉन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन बेटा। ठीक है, ऐसी डिजीज जो खाली एक सिंगल रीजन में मिले बेटा, उसके बाहर कहीं नहीं मिले या उससे बाहर वो ना फैले बेटा, तो ऐसी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंडेमिक डिजीज। तो याद रखना एंडेमिक डिजीज नॉन इन्फेक्शियस होती है, ये कॉमनली एक ही जगह पे पाई जाती है, एक ही रीजन में पाई जाती है, उससे बाहर नहीं पाई जाती है। ऐसी डिजीज को हम एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। जैसे गोइटर एक एंडेमिक डिजीज है बेटा। गोइटर आपको उन लोगों में मिलेगा जो माउंटेन्स एरियाज में रहते हैं, ये आपको बेटा उन लोगों में नहीं मिलेगा जो समुद्र के नजदीक रहे, बिकॉज इट इज अ डिजीज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ
डेफिशिएंसी ऑफ बेटा सोडियम की वजह से होती है बेटा, ठीक है ना, सॉल्ट डेफिशिएंसी की वजह से होती है बॉडी के अंदर। तो अगर आपके पास अच्छा इनटेक ऑफ सॉल्ट जा रहा है बेटा तो आप में गोइटर नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं जा रहा तो ऑटोमेटिकली गोइटर, लेकिन गोइटर फैलेगा नहीं बेटा फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन, ठीक है ना। तो दैट इज मीन ये कॉन्फाइंड एक रीजन में बेटा, उसके बाहर नहीं मिलेगी। तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। जैसे मलेरिया है, जैसे गोइटर है, या कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है बेटा वो एंडेमिक होती है। क्लियर है ना। सेकंड है बेटा एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज होती है बेटा, ठीक है, दैट मींस ये फैलती है और ये बहुत रैपिडली फैलेगी एक रीजन में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कंप्लीट वर्ल्ड मैप है बेटा, समझने के लिए ये कंप्लीट वर्ल्ड मैप है इधर, और ये मान लो ये रीजन है बेटा, फॉर एग्जांपल ये रीजन एक है, ये रीजन दूसरा है, ये रीजन तीसरा है, ये रीजन चौथा है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, क्लियर है ना। अब हुआ क्या बेटा, बीमारी हुई इस रीजन में बेटा, पूरे रीजन में बीमारी फैल गई, इधर पूरा रीजन इस बीमारी से इफेक्ट हुआ, ठीक है ना, इस रीजन से इफेक्ट हुआ बीमारी बेटा, और इसके बाहर ये बीमारी कहीं और पे नहीं मिलेगी, मतलब इन सराउंडिंग एरियाज में नहीं मिलेगी, तो बीमारी एंडेमिक है बेटा। क्लियर है ना। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दूसरी बीमारी हुई बेटा, ठीक है, ये शुरू हुई बेटा इस रीजन में, इस रीजन में, और इस रीजन से फिर बेटा बाहर फैलने लगी, ठीक है, स्प्रेड होने लगी, बट दैट मींस ये इन्फेक्शियस डिजीज है और ये स्प्रेड हो रही है बेटा, वेरी रैपिडली स्प्रेड हो रही है नेबरिंग एरियाज में, ठीक है, नेबरिंग रीजन में, ठीक है ना। तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। तो एपिडेमिक डिजीज एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो एक रीजन में बेटा रैपिडली फैल जाती है, ठीक है। तो ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज विच स्प्रेड्स इन अ रीजन वेरी रैपिडली बेटा, ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। क्लियर है ना। अब अगर ये एपिडेमिक बेटा रीजन से निकल के अलग कंट्रीज में फैलने लगी, जैसे इस रीजन से निकल के इस कंट्री में फैला, इस रीजन से निकल के इस कंट्री में फैला, इस रीजन से निकल के इस कंट्री में फैला, ऐसी एपिडेमिक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेंडेमिक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोरोना वायरस सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ बेटा, चाइना के अंदर हुआ। तो पहले पहले आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बोलते थे एपिडेमिक है, एपिडेमिक है, एपिडेमिक है, ठीक है ना, बिकॉज ये उस रीजन में कॉन्फाइंड था बेटा और पूरे चाइना के अंदर बेटा फैलने लगा। लेकिन फिर चाइना से निकल के बेटा पूरे वर्ल्ड में फैला। तो पहले क्या था वो बेटा, पहले एपिडेमिक था, लेकिन फिर जब पूरे वर्ल्ड में फैला बेटा, फिर क्या बन गया, फिर पेंडेमिक बन गया। यानी मैं शॉर्ट में ऐसे बोल सकता हूँ, एक लार्जर एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक होता है, यानी पेंडेमिक इज अ लार्जर एपिडेमिक। अगर एपिडेमिक स्प्रेड हो जाए मेनी कंट्रीज के अंदर तो उस एपिडेमिक को हम पेंडेमिक बोलते हैं। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं बेटा, एवरी एपिडेमिक इज अ लार्जर पेंडेमिक बेटा। हर एक एपिडेमिक क्या होता है, सॉरी, हर एक पेंडेमिक क्या होता है बेटा, एक लार्जर एपिडेमिक होता है। एवरी पेंडेमिक इज अ लार्जर एपिडेमिक बेटा। क्लियर है ना। तो ये डिफरेंट टर्म्स है बेटा। तो अगर एक रीजन में हो जाए तो हम उसको एंडेमिक बोलेंगे। क्लियर है ना। अगर एक रीजन में होके फिर फैलने लगे उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। अगर रीजन से निकल के कंट्रीज में फैलने लगे उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। क्लियर है ना। सेकंड है क्वारंटीन बेटा, ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा, आजकल कॉमन यूज किया जाता है क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब क्या होता है बेटा, क्वारंटीन का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वी नो दे स्प्रेड बाय टच, दे स्प्रेड बाय ईयर, दे स्प्रेड बाय फूड बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, उन इस चीज को फैलने से रोकने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, उन इंडिविजुअल्स को बेटा जिनमें ऑलरेडी पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज है, ठीक है ना, जिनमें ऑलरेडी डायग्नोसिस ऑफ डिजीज है बेटा, उनको हम सेपरेट करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। ऐसे ऐसी कंडीशन बेटा जहां पे आप डिजीज्ड इंडिविजुअल्स को, इफेक्टेड इंडिविजुअल्स को, या जिनका डायग्नोटिक इंडिविजुअल है बेटा, जिसमें हो सकता है, जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन है बेटा, उनको हम सेपरेट करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन बेटा, ताकि ये स्प्रेड ना हो जाए, फर्दर फैले ना। ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्वारंटीन बोलते हैं। तो क्वारंटीन का मतलब होता है डिजीज्ड इंडिविजुअल्स को सेपरेट करना फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन बेटा, इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज। इसको हम क्वारंटीन बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्सिस बेटा। अब प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है बीमारी से बचने के लिए बेटा, अगर आप पहले से ही मतलब कुछ उपाय ढूंढेंगे बेटा, कुछ सोल्यूशन, मतलब अभी बीमारी हुई नहीं है लेकिन आपको पता है बीमारी होने वाली है, और बीमारी होने से पहले ही बेटा आपने कुछ प्रिकॉशंस ले लिए बेटा, ठीक है ना, आपने कुछ मीन्स तैयार कर लिए बेटा बीमारी से बचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा हम हैंड सैनिटाइजेशन कराते हैं लोगों को, हम बोलते हैं मास्क पहन लीजिए, हम बोलते हैं 6 फीट का डिस्टेंस रख लीजिए। ये हम क्यों करा रहे हैं बेटा, बिकॉज हम बीमारी को फैलने नहीं देना चाहते हैं। वी आर प्रिवेंटिंग बिफोर हैविंग, वी आर प्रिवेंटिंग आवर बॉडीज बिफोर हैविंग द डिजीज बेटा। तो हम पहले से ही तैयार हो रहे हैं ना, इसको हम प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं।
क्लियर है ना। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, आप डॉक्टर के पास गए, आपने उसको अपने सिम्टम्स बोले और सिम्टम्स को सुनने के बाद डॉक्टर ने बेटा गेस कर लिया कि बिकॉज ऑफ दीज सिम्टम्स आपको डैश वाली डिजीज है, उसको हम डायग्नोसिस बोलते हैं। क्लियर है ना। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार आपकी बीमारी हुई, फिर आप ठीक हो गए, ठीक होने के बाद बेटा अब आप क्या कर रहे हैं, आफ्टर डिजीज आप केयर कर रहे हैं बेटा, दोबारा से डिजीज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। क्लियर है ना। तो these are all terms which are very important for exam and you must remember all these terms, particularly endemic, epidemic and pandemic, because they are commonly used these days. So being a science student you must know what is endemic, what is epidemic, what is pandemic, and regarding this अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बेटा आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं and answer the other questions also. Okay. ओके नाउ कमिंग टू वेज पैथोजन कॉज डिजीज, पैथोजन हमारी बॉडी में कैसे कैसे डिजीज कॉज करता है। तो मैंने पहले ही कुछ वेज बोले थे बेटा, ये फंक्शनल एस्पेक्ट को चेंज करेगा, ये मॉर्फोलॉजी को चेंज करेगा, ये टिश्यू डैमेज को चेंज करेगा और प्लस ये कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जिसमें से दो टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स है, एक है बेटा एक्सोटॉक्सिन, एक है बेटा एंडोटॉक्सिन। तो देख लेते हैं वेज पैथोजन कैन कॉज डिजीज। तो सबसे पहला वे है बेटा टिश्यू डैमेज। ठीक है, जैसे रेबीज वायरस जो होता है बेटा दैट डिस्ट्रॉयज ब्रेन टिश्यू। जब रेबीज वायरस आपकी बॉडी में आएगा, अगर आपने पर्टिकुलर टाइम पे बेटा एंटीबायोटिक्स नहीं लिए तो इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग योर ब्रेन टिश्यू बेटा, ये न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू करे, दैट इट इज कॉजिंग टिश्यू डैमेज। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो होता है बेटा ये लंग्स को डैमेज करता है, ये एल्वियोलाई मतलब लंग्स को डैमेज करता है बेटा, दैट मींस अगेन इट इज डैमेजिंग टिश्यूज। टाइफाइड बैक्टीरिया जो होता है बेटा, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय करता है इंटेस्टाइनल टिश्यू को, ये इंटेस्टाइन के बेटा वॉल्स को डिस्ट्रॉय करता है, अगेन इट इज कॉजिंग टिश्यू डैमेज। सो बिकॉज ऑफ टिश्यू डैमेज ये क्या करा सकते हैं, ये डिजीज कॉज करा सकते हैं। क्लियर है ना। इसके अलावा बेटा ये टॉक्सिन सिक्रीशन से भी डिजीज होती है, जैसे दो तरीके के टॉक्सिन रिलीज किए जाते हैं, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। अब टॉक्सिन क्या होता है बेटा, ये टॉक्सिन्स होते हैं, पावरफुल पॉइजन्स होते हैं बेटा, जो कौन रिलीज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स आर पावरफुल पॉइजन्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे पहला टाइप ऑफ टॉक्सिन है एक्सोटॉक्सिन, दूसरा टाइप ऑफ टॉक्सिन है एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं बेटा रिलीज्ड एज सून एज सिक्रेटेड, मतलब जैसे बेटा ये बनेंगे एक सेल के अंदर, साथ में इनको बेटा सेल के अंदर से क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो ये बनते हैं सेल के अंदर और फिर इनको अंदर से बाहर रिलीज किया जाता है बेटा। ठीक है, ये इनका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड, ये ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव से बनते हैं बेटा। एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी बनाते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी बनाते हैं। एक्सोटॉक्सिन मोस्टली प्रोटीन नेचर के होते हैं, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। और एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जैसे टेटेनस टॉक्सिन इज एक्सोटॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन इज एक्सोटॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन इज एक्सोटॉक्सिन एंड ब्यूटिलिज्म टॉक्सिन इज एक्सोटॉक्सिन। ठीक है ना। तो ये सारे टॉक्सिन्स है बेटा जो सेल के अंदर बनेंगे, फिर अंदर से इनको बाहर सिक्रीट किया जाएगा, दे आर नोन एज एक्सोटॉक्सिन्स। क्लियर है ना। ये याद रखना बेटा, एक्सोटॉक्सिन्स हमेशा एक लिविंग बैक्टीरियल सेल से या लिविंग पैथोजन से रिलीज किए जाते हैं। क्लियर है ना। चले अब आते हैं एंडोटॉक्सिन्स पे बेटा। दे आर रिटेन्ड इन बैक्टीरियल सेल एंड रिलीज्ड व्हेन द बैक्टीरिया डाई एंड डिसइंटीग्रेट। ये टॉक्सिन्स बेटा सेल के अंदर रहेंगे, लेकिन जब सेल की डेथ हो जाएगी बेटा, ये सेल डिसइंटीग्रेट होगी, तब जाके बाहर आ जाते हैं। ये प्रोड्यूस किया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, और ये कॉमनली क्या होते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड नेचर के होते हैं। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एक्सो प्रोटीनेशियस नेचर का, एंडो लिपोपॉलीसेकेराइड का। एक्सो प्रोड्यूस्ड इनसाइड सेल एंड रिलीज्ड ड्यूरिंग लिविंग फॉर्म, and endo they are released when the cell is dead beta। ठीक है, एग्जांपल टाइफाइड टॉक्सिन, प्लीग टॉक्सिन, डिसेंट्री टॉक्सिन एंड मेनिंजाइटिस टॉक्सिन, दे आर ऑल एंडोटॉक्सिन्स बेटा। क्लियर। तो ये है एक्सोटॉक्सिन एंड ये है एंडोटॉक्सिन। क्लियर है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम जो इस क्लास में पढ़ने वाले बेटा, हम आज फर्स्ट ह्यूमन डिजीज पढ़ने वाले हैं, और हमारी फर्स्ट ह्यूमन डिजीज जो होगी बेटा वो टाइफाइड होगी। ठीक है ना। टाइफाइड को हम बेटा टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं, या इसको हम एंटीरिक फीवर भी बोलते हैं, या इंटेस्टाइनल फीवर भी इसको बोला जाता है। टाइफाइड फर्स्ट ह्यूमन डिजीज है विच वी विल बी स्टडीइंग इन दिस क्लास। और इसके आपको कुछ और नाम भी याद रहे, दिस इज आल्सो नोन एज टाइफाइड फीवर, इट इज आल्सो नोन एज एंटीरिक फीवर और इंटेस्टाइनल फीवर। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है बेटा टाइफाइड में, सबसे पहले आपको याद रहे इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इसको बैक्टीरिया कॉज करता है। बैक्टीरिया का नाम है बेटा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बेटा कंटेमिनेटेड फूड से, कंटेमिनेटेड वाटर से, या अनहेल्दी हैंड से बेटा, अनहाइजीनिक हैंड से जिनको आपने प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया था, वो आपकी बॉडी में अंदर आएगा। बॉडी के अंदर आने के बाद बेटा ये इंटेस्टिनल वॉल के ऊपर क्या करने लगता है, फीड करने लगता है। ये कभी कभी बेटा इंटेस्टिनल वॉल को डिसॉल्व भी कर सकता है, जिसकी वजह से बेटा आपकी बॉडी में हाई फीवर आने लगेगा। ठीक है, हेलुसिनेशंस होने लगेगी, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा,
तो ऐसी पर्टिकुलर बीमारी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम टाइफाइड और टाइफाइड फीवर बोलते हैं। एंड अगर ये अनट्रीटेड रहा बेटा, इट कैन आल्सो लीड टू डेथ बेटा। दैट मींस इट इज अ वेरी सीरियस डिजीज जहाँ पे आपके एब्डोमिनल एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ दिस वायरस बेटा, ठीक है। और जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यू विल फील हाई फीवर, यू विल फील हेल्यूसिनेशंस, यू विल फील एब्डोमिनल पेन, you will feel nausea, you will feel unability to eat or unability of derivation of eating something बेटा। आपको खाने का मन नहीं करेगा कुछ चीजें बेटा। और इसकी वजह से बेटा कभी कभी बॉडी में इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इंटेस्टाइन का वॉल डैमेज होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है अगर अनट्रीटेड रहा। तो दिस कंडीशन, दिस बीमारी इज नोन एज टाइफाइड बेटा, ठीक है ना। तो कॉजिगेटिव एजेंट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का है साल्मोनेला टाइफी। तो याद रखना साल्मोनेला टाइफी, ये नीचे आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज द कॉजिगेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। और इस बैक्टीरिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, बताओ मेरे को, हमने 11th में पढ़ा है, बताओ बेटा ये बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस। ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में सबसे चाहिए, ठीक है ना। जितना भी जो भी बच्चे बेटा जहां से भी वीडियो देख रहे हो, तो आई वांट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताइए मेरे को, ये बैक्टीरिया को देख के बताइए, ये बैक्टीरिया बेटा एम्फीट्राइकस है, पेरिट्राइकस है, एट्राइकस है, ये कैसा बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ फ्लैजेलास, ये बताइए बैक्टीरिया किस तरीके का बैक्टीरिया है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स बेटा, क्लियर है ना। चलो, तो अभी आप याद रखेंगे, साल्मोनेला टाइफी बेटा बैक्टीरिया है जो कॉज क्या कराता है, जो टाइफाइड कॉज कराता है किनके अंदर बेटा, ह्यूमंस के अंदर। डायग्राम यहाँ पे दिखा हुआ है और आंसर का मैं वेट करूंगा सबके लिए बेटा। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन बेटा, ये कैसे फैलता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, ये कॉन्टेमिनेशन से फैलता है। अब कॉन्टेमिनेशन किस किस तरीके से, द फॉलोइंग आर वेज इन विच टाइफाइड स्प्रेड्स। पहला है बेटा कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर सप्लाई, स्पेशली आफ्टर फ्लड्स और नेचुरल डिजास्टर्स बेटा। मतलब ये कॉन्टेमिनेट, मतलब इसका जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया टाइफाइड बैक्टीरिया जो है बेटा, ये पानी के अंदर हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर हो सकता है, ठीक है ना। ये आपके कॉन्टेमिनेटेड फूड के अंदर हो सकता है, ठीक है। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कब कंटेमिनेट हुए, ये फूड कब कंटेमिनेट हुआ, जो फ्लड्स आए बेटा। अब होता क्या है बेटा, आपने देखा होगा एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, हाँ या कुछ टॉयलेट एक प्रेम कथा कुछ ऐसे मूवी था नाम उसका। तो वह मूवी बनी थी बेटा इन ऑर्डर टू एजुकेट पीपल कि हमको ओपन सैनिटेशन नहीं करना चाहिए बेटा, ठीक है ना। गांव में आपने देखा होगा बेटा, अभी भी वहां पे प्रॉपर बाथरूम्स नहीं होते हैं, तो लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं बेटा टू डेफिकेट इन द ओपन फील्ड्स। तो वो डेफिकेशन इन ओपन फील्ड बेटा हमारे लिए खतरनाक क्यों है, वो हमारे लिए डेंजरस क्यों, वो इसलिए बेटा, जब आप ओपन फील्ड में बेटा डेफिकेट करते हैं तो आपकी बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकला, उस एक्सक्रीटरी मटेरियल में क्या होता है बेटा, साल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक है ना। किसी डिजीज्ड इंडिविजुअल से, किसी कैरियर से बेटा कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके अंदर है। जैसे ही फ्लड्स आए बेटा, तो वो पानी बह के बेटा स्ट्रीम्स में पहुंच गया, वेल्स जो आपके गाँव में या शहर में वेल रहते हैं, तो वेल्स में पहुंच गया बेटा, ठीक है ना। या रेन ऑफ की वजह से बेटा वो स्ट्रीम्स में या लैक्स में पहुंच गया बेटा, तो हमने वहां से पानी यूज कर लिया। जैसे आप वो कंटेमिनेटेड वाटर यूज करोगे बेटा, ऑटोमेटिकली उस कंटेमिनेटेड वाटर में क्या होगा, टाइफाइड बैक्टीरिया होगा, साल्मोनेला टाइफी होगा। तो वो वहां से आके बेटा कहाँ पहुंच जाएगा, आपकी बॉडी में पहुंचेगा, क्लियर है ना। या दूसरा आप देख सकते हैं बेटा, हम वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं, हम सैलड्स को वॉश करते हैं, तो वॉशिंग के टाइम पे बेटा आपने वही कंटेमिनेटेड वाटर यूज किया, दोबारा से बेटा वही चीज हुआ, बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड फूड में पहुंचा और वो वहां से आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा, क्लियर है ना। आपने डेफिकेट किया बेटा और आपने प्रॉपरली फिर अपने हैंड्स को वॉश नहीं किया, आपने सोप के थ्रू अपने हैंड्स को वॉश नहीं किए बेटा, ठीक है। तो डेफिकेशन के टाइम पे आपकी खुद की बॉडी में जो बेटा इंटेस्टाइन के अंदर टाइफाइड बैक्टीरिया था, साल्मोनेला टाइफी था, आपने बाद में अपने हैंड्स को यूज किया कुछ चीज खाने के लिए या फेस को बेटा टच किया, दोबारा से वो आपकी बॉडी के अंदर रिटर्न हो गया बेटा, जो आपको क्या करा सकता है, इन्फेक्ट करा सकता है। तो मतलब इन्फेक्शन की स्प्रेड के बहुत सारे तरीके, लेकिन हर जगह पे बेटा एक कॉमन चीज है, वो कंटेमिनेशन होगा बेटा। तो कंटेमिनेशन फूड का हो सकता है, वाटर का, और ये कंटेमिनेशन लेवल बढ़ेगा बेटा जब फ्लड्स होंगे बेटा या कोई नेचुरल डिजास्टर होगा। या अगर वाटर सप्लाई आपकी है बेटा, आपके घर में वाटर आ रहा है कहीं से और वो कहीं पे पाइप लीक हो गया और उसमें बेटा नदी का या साइड में किसी सीवर का पानी ऐड हो गया बेटा, बिकॉज आपने देखा होगा हमारी वाटर पाइपलाइन बेटा सीवर्स के थ्रू जाती है, और अगर कहीं पे वो वाटर पाइपलाइन ब्रेक हो गया, सीवर से उसमें पानी एंटर होने लगा, तो सीवर के अंदर बेटा टाइफाइड बैक्टीरिया होंगे जो आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जा सकते हैं, ठीक है। फूड आउटलेट्स दैट प्रैक्टिस पुअर हाइजीन बेटा, इसीलिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, होटल वोटल रेस्टोरेंट पे खाना नहीं चाहिए बेटा, बिकॉज मोस्टली वहां पे बेटा इंडिविजुअल्स कंटेमिनेटेड हो सकते हैं या कैरियर्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से बेटा आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ईटिंग सी फूड्स फ्रॉम ए वाटर सोर्स कंटेमिनेटेड बाय इन्फेक्टेड फीकस और यूरिन बेटा,
अगर आप सी फूड्स खाते हैं बेटा, तो सी फूड्स के अंदर कॉमनली कंटेमिनेशन हो सकता है इन बैक्टीरिया का, जो आपकी बॉडी में क्या कर सकते हैं बेटा, इफेक्ट करा सकते हैं। यूजिंग टॉयलेट कॉन्टेमिनेटेड विद बैक्टीरिया एंड नॉट वॉशिंग योर हैंड्स बेटा, तो वो मैंने आपको पहले ये भी बोल दिया, ठीक है। ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स दैट हैव बीन फर्टिलाइज्ड विद ह्यूमन वेस्ट, आपने देखा होगा गाँव में आजकल के टाइम पे भी बेटा फर्टिलाइजर की जगह ह्यूमन वेस्ट यूज किया जाता है, ठीक है ना। मतलब आपने सब्जी उगा ली बेटा, सब्जी को फर्टाइल करने के लिए आप ह्यूमंस का वेस्ट यूज करते हो। तो अगर आपने वही सब्जी बेटा बिना वॉश करे खा ली, बिना प्रॉपर बेटा साफ करके खा ली, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में क्या पहुंच जाएगा बेटा, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया पहुंच जाएगा। और इसके अलावा बेटा कॉन्टेमिनेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स की भी वजह से इसका क्या होता है, ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिशन के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हर तरीके में एक कॉमन चीज है, वो है कॉन्टेमिनेशन बेटा। और कॉन्टेमिनेशन का सबसे कॉमन कारण है बेटा ओपन डेफिकेशन, ठीक है। ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन बेटा, दीज आर द कॉमन कॉजेज। इसलिए बीइंग ए साइंस स्टूडेंट बेटा, यू मस्ट ऑलवेज फॉलो द रूल्स, कि जब भी आप कहीं जाएंगे, जब भी आप कहीं से आएंगे, यू विल ऑलवेज वॉश योर बॉडी। जब भी आप कुछ खाते हैं तो यू विल ऑलवेज वॉश योर हैंड्स। जब भी आप किसी से कुछ लेते हैं या किसी को कुछ देते हैं, यू विल ऑलवेज ट्राई to wash the things before using them or before eating them बेटा। and plus you will always use closed sanitation बेटा, ठीक है। closed areas for defecation बेटा, never go to the open defecation method, because वो आपको, आपके आसपास के लोगों को और हमारी पूरी कंट्री को क्या कर सकता है बेटा, गलत तरीके से इफेक्ट कर सकता है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रांसमिशन था बेटा। अब आते हैं सिम्टम्स की तरफ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसमें बेटा टाइफाइड होता है। तो पहला सिम्टम है बेटा फीवर होगा, ठीक है ना। और फीवर रहेगा 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन ये फीवर जो है ना बेटा, वो कंटिन्यूस रहेगा, मतलब बहुत दिन तक कंटिन्यूसली फीवर होता रहेगा। लेकिन फीवर का जो टेम्परेचर रेंज होगा बेटा 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। कंटिन्यूस फीवर होगा 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस के रेंज पे बेटा, ठीक है। और फीवर बहुत दिन तक रहेगा, ये फर्स्ट इंडिकेशन है इसका। सेकंड बेटा हेड एंड मसल एक्स बेटा, ठीक है। सर दर्द होने लगेगा और बॉडी में मसल पेन होने लगेगा। स्टोमक एक होने लगेगा बेटा, स्टोमक के अंदर पेन होने लगेगा। तो मतलब आप इस चैप्टर के थ्रू ना एक डॉक्टर की भूमिका निभा सकते हैं बेटा अपने आसपास में। अगर आप इस चैप्टर को सीरियसली पढ़ेंगे, सारी सिम्टम्स को याद रखेंगे ना, आई गारंटी यू बेटा एट द एंड ऑफ चैप्टर यू कैन डायग्नोज वेरियस डिजीज बाय जस्ट लिसनिंग टू द पर्सन और लिसनिंग टू द पेशेंट बेटा। अगर आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम होती है, आप सिम्टम्स को देख के बेटा एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये शायद ये वाली डिजीज है। तो सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। फॉर टू बीइंग ए डॉक्टर यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज। तो पहला सिम्टम है बेटा फीवर, सेकंड सिम्टम बेटा हेड एक एंड मसल एक्स, थर्ड सिम्टम बेटा एब्डोमिनल पेन, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक पेशेंट आया, वो बोल रहा है सर मेरे को फीवर हो रहा है थोड़ा, आपने बोला और क्या हो रहा है, वो बोल रहा है सर दर्द हो रहा है, थोड़ा बॉडी में भी दर्द हो रहा है, और क्या हो रहा है, एब्डोमेन का पेन हो रहा है, और क्या होगा। तो उसने बोला, आपने उसको शर्ट निकाला, आपने देखा उसके चेस्ट में बेटा पिंक डॉट्स होंगे, ठीक है ना। चेस्ट में यहाँ पे ये सबसे कॉमन कैरेक्टर है बेटा। तो चेस्ट में पिंक डॉट्स डेवलप होंगे, रैश मेड अप ऑफ स्मॉल पिंक डॉट्स ऑन द ट्रंक ऑफ द बॉडी बेटा, ठीक है। चेस्ट में और बैक में बेटा पिंक डॉट्स होंगे। खाना खाना लॉस ऑफ एपेटाइट बेटा, वो मतलब खाना नहीं खा पा रहा है बेटा। कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया हो रहा है बेटा, मतलब थकावट आ रही है, एग्जॉशन हो रहा है। एंड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को हम बेटा हेल्यूसिनेशन भी बोलते हैं। मतलब आपको बेटा भूत दिखने लगेंगे, जब ये बहुत लेवल बढ़ जाती है तो आपको अपने रूम में भूत दिखेंगे या आत्मा दिखेगी या कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी बेटा जो आपके सामने नहीं होंगी, लेकिन आपको दिखेगा कोई मेरे सामने है, वो हेल्यूसिनेशन या कंफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किसकी वजह से होगा बेटा, ये सब होता है by the salmonella typhi growth in your abdomen बेटा, ठीक है। So these are all symptoms of typhoid. Remember, fever and rashes and hallucinations, these are the three common symptoms of the typhoid. लेकिन इसके अलावा भी बेटा headaches, abdominal pain, dash and dash, these all are symptoms of the typhoid बेटा। क्लियर है। चलिए तो हमने symptoms याद रख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा टाइफाइड के कॉमन सेंस प्रिवेंशन मेथड्स क्या, मतलब आप उनको कॉमनली बेटा खुद को कैसे बचा सकते हैं फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय द टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। नेवर फॉरगेट योर फैमिली बेसिक हाइजीन, वॉशिंग हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो ऑलवेज आप क्या करें, जब भी टॉयलेट यूज करेंगे आप हमेशा बेटा अपने हैंड्स को वॉश करेंगे। पानी जब भी पियेंगे बेटा ऑलवेज यूज बॉइल्ड वाटर बेटा, कभी भी नॉर्मल अनबॉइल्ड वाटर का यूज नहीं करेंगे, बॉइल्ड वाटर यूज करेंगे। वॉश योर फ्रूट्स वेजिटेबल्स थ्रूली बिफोर कंज्यूमिंग देम बेटा, जब भी आप बाहर से कभी फ्रूट्स खरीदेंगे आप हमेशा उनको वॉश करेंगे बेटा। अवॉइड रेस्टोरेंट्स विथ पुअर हाइजीन रिकॉर्ड बेटा, हमेशा रेस्टोरेंट्स को बेटा अवॉइड कर दीजिए जिनका पुअर हाइजीन रिकॉर्ड होगा बेटा। बी श्योर टू कीप योर हाउस क्लीन एंड सेफ फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सो दीज आर कॉमन मेजर्स बेटा टू अवॉइड बीइंग इन्फेक्टेड बाय द साल्मोनेला टाइफी बेटा।
चलिए, इसके अलावा बेटा हम कुछ वैक्सीन्स का भी यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम द साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, बिसाइड्स दीज प्रिवेंशन मेथड्स हम वैक्सीन्स भी यूज करते हैं, जैसे टीबी वैक्सीनेशन हम ले सकते हैं बेटा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। एंड बिसाइड्स टीबी वैक्सीन हम एंटीबायोटिक जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट में बेटा बहुत हाई ग्रेड टाइफाइड हुआ है, मतलब अब लास्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को बचाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम इसका गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं। बिकॉज ये माना जाता है बेटा गॉल ब्लैडर स्टोरेज हाउस होता है बेटा किसका, साल्मोनेला टाइफी का। साल्मोनेला टाइफी जो होता है बेटा ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, वहां से बेटा फिर इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। तो अगर आप गॉल ब्लैडर को रिमूव करोगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्मोनेला टाइफी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज होता है। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर को फ्रॉम द बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। द कॉलिसिस्टेक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर व्हिच इज डन इन सीवियर केस ऑफ टाइफाइड बेटा। क्लियर ना? अब हमको कैसे पता चलेगा बॉडी में टाइफाइड है कि नहीं है? फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड बेटा हम एक टेस्ट यूज करते हैं जो एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन, इसको हम विडाल टेस्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है ना? अब इसको विडाल टेस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज जिसने इसको इन्वेंट किया था उस इन्वेंटर का नाम था जॉर्ज फर्नांड विडाल। सो बेस्ड ऑन हिज नेम बेटा इस टेस्ट को विडाल टेस्ट बोलते हैं। और विडाल टेस्ट क्या है बेटा? इट इज अ सीरोलॉजिकल टेस्ट, मतलब हम ब्लड को टेस्ट करते हैं बेटा, सीरम को टेस्ट करते हैं फॉर एंटेरिक फीवर। अगर हमें ब्लड में बेटा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मिला, दैट मीन्स बेटा टाइफाइड है। अगर नहीं मिला, दैट मीन्स बेटा टाइफाइड नहीं है। ठीक है ना? तो विडाल टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर इज अनदर नेम ऑफ टाइफाइड। अब इसमें आपको याद क्या रखना है बेटा, इस टेस्ट में हम दो एंटीजेंस का यूज करते हैं। ये एग्जाम का एम का क्वेश्चन है बेटा, ये वाला, इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ पे लगा दिया। तो विडाल टेस्ट में बेटा हम दो एंटीजेंस का यूज करते हैं, एंटीजन ओ एंड एंटीजन एच। बस इतना याद रख लेना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव सीन द प्रिवेंशन, द एंटीबायोटिक्स एंड द टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब पैथोजेनेसिस होती कैसे बेटा, ये हमारी बॉडी में कैसे कैसे फैलता है, मोड ऑफ पैथोजेनेसिस क्या है? ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन इफ यू वांट टू रिमेंबर इट तो आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपने बेटा कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, अनहाइजीनिक हैंड्स या कुछ ऐसे मेथड से बेटा आपने इसको इंजेस्ट किया। ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर आया। इंजेस्ट जैसे किया तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू बेटा आपके कहाँ पहुंचा, आपके इंटेस्टाइन में पहुंचा। तो ये इंटेस्टाइन में पहुंच गया ऐसे। इंटेस्टाइन से बेटा आपके लिम्फ नोड्स में चला जाएगा। ठीक है, और प्लस आपके ब्लड में चला जाएगा। कुछ लिम्फ नोड्स में जाएंगे, कुछ ब्लड में जाएंगे। ब्लड से बेटा आपके ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में पहुंचेगा। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम मतलब लिवर, स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर में पहुंचेगा बेटा। क्लियर है ना? स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर लिवर में भी स्टोर होगा, स्प्लीन में भी स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में भी स्टोर, कॉमनली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। वहां से बेटा कहाँ जाएगा? आपके पेनक्रियाज में जाएगा। पियर्स पैच, मतलब सॉरी पियर्स पैच आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है ना? पियर्स पैच इज अ पार्ट ऑफ और इज ग्लैंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो ये वहां पे जाएगा और वहां से बेटा आपके फीकस में चला जाएगा या ब्लड में रिटर्न होगा बेटा। तो ये इसका क्या है, ये इसका मोड ऑफ पैथोजेनेसिस है। फर्स्ट 5 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बेटा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कोई बीमारी नहीं होगी, खाली ग्रोथ और नंबर इंक्रीज होगा बेटा बैक्टीरिया का, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 14 डेज है। और फिर 14 डेज के बाद क्या शुरू होगा बेटा, सिम्टम्स दिखना शुरू होगा। क्लियर है ना? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, वरना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए अब हम आते हैं बेटा एक स्टोरी की तरफ। ठीक है, स्टोरी है बेटा टाइफाइड मैरी की। टाइफाइड मैरी कौन थी और उसको टाइफाइड मैरी क्यों बोला जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो टाइफाइड मैरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा न्यूज़पेपर की कटिंग है। टाइफाइड मैरी मोस्ट हार्मलेस एंड येट द मोस्ट डेंजरस वुमेन इन अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके हाथ में कुछ पेन है। ठीक है, और ऊपर एक कुछ डाल रही है पेन में बेटा। तो ये शी वॉज अ कुक। ठीक है, ये कुक थी बेटा। ठीक है, जो अमेरिका में काम करती थी। और ये कैरियर थी बेटा किसकी, टाइफाइड की। तो मतलब इसकी बॉडी में टाइफाइड नहीं था, शी वॉज अ कैरियर बेटा। ठीक है, इसकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन इसकी बॉडी में मतलब जब ये इसका जन्म हुआ था, इसकी माँ को बेटा टाइफाइड ने इफेक्ट किया था। ठीक है, ड्यूरिंग जब ये फ्यूटल डेवलपमेंट हो रहा था मैरी का, तो फ्यूटल डेवलपमेंट के टाइम पे बेटा इसकी बॉडी, इसकी मदर को टाइफाइड हुआ था। और फीटस के थ्रू बेटा वो टाइफाइड इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया और ये कैरियर बन गई बेटा किसकी, टाइफाइड की। मतलब इसकी बॉडी में कोई खुद कोई बीमारी नहीं थी, बट शी वाज अ कैरियर ऑफ टाइफाइड बेटा। और ये कुक थी, ये अलग अलग जगह पे बेटा बहुत रिच फैमिलीज ऑफ अमेरिका में बेटा कुकिंग करने जाती थी। और इसकी एक गंदी आदत थी बेटा, ये इम्प्रॉपर हाइजीन हैंड्स का रखती थी।
थी, और उस इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से बेटा इसने क्या कर दिया, इसने बहुत सारी फैमिलीज के अंदर टाइफाइड फैला दिया, जिसमें से बेटा कुछ लोगों की डेथ भी हुई। तो तब से बेटा इसका नाम क्या पड़ा, टाइफाइड मैरी का नाम पड़ा। ठीक है ना। चले, मैरी मेलोन इसका पूरा नाम था, याद रख लें, मैरी मेलोन। सितंबर 23 1816 टू नवंबर 11 1938 में इसका डेथ हुआ, आल्सो नोन एज टाइफाइड मैरी। ठीक है ना। ये एक बेटा आयरिश बॉर्न कुक थी, एक आयरिश बॉर्न कुक थी बेटा, एंड बिलीव टू हैव इन्फेक्टेड 53 पीपल, इसने इन्फेक्शन 53 पीपल को, और जिसमें से 3 की क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई विद टाइफाइड फीवर। एंड द फर्स्ट पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट्स आइडेंटिफाइड एज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर फॉर द डिजीज। तो याद रखना बेटा, ये खुद क्या थी, ये खुद एसिम्प्टोमेटिक थी। सिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है जिसमें सिम्टम्स दिखने लगे, एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखने लगे। तो इसमें कोई सिम्टम खुद नहीं था, बट शी वाज अ कैरियर बेटा, because she persisted in working as a cook, by which she exposed others to the disease. She was twice forcibly quarantined by authorities and died after a total nearly 3 decades in isolation. ठीक है। Presumably, she was born in typhoid because her mother was infected during pregnancy. Mary Mellon was a great cook. ये बड़ी मशहूर कुक थी अमेरिका में, ये खाली अमीर फैमिलीज को बेटा खाना पकाती थी। So great that she made a comfortable life for herself in kitchens of the rich after arriving in New York City as a penniless teenager from Ireland. She was especially, इसका सबसे फेवरेट डिश जो था बेटा वो उसका पीच आइसक्रीम था, जिससे मैक्सिमम लोगों का इन्फेक्शन फैल गया था। Later she came to be known as typhoid Mary बेटा। Clear है ना? So this is all about beta today's lecture, in which we have studied about the disease, types of disease, pathogens, types of pathogens, mode of infection, effect of infection, and we have studied about some parasites, obligate, facultative, temporary, exo and endoparasites, and finally इस क्लास में बेटा हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा, टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, स्प्रेड कैसे होता है, प्रिवेंशन कैसे होता है, विडाल टेस्ट क्या होता है, एंड फाइनली हमने मैरी मेलोन के बारे में भी पढ़ा। So this is all about today's lecture beta, and inshallah in the next lecture we will come with another disease regarding the humans, maybe 1 or 2 disease regarding the humans. So we will then finish that in the next chapter, in the next class beta. Okay, एंड प्लीज इस स्टेप इस पोर्शन में बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए मेरे को ऑन द यूट्यूब चैनल। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड आंसर दैट, एंड इंशाल्लाह हम मिलेंगे बेटा इन द टुमारोज क्लास। टिल देन खुदा हाफिज, एंड कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड बेटा, बिकॉज जो मेहनती बच्चा होता है ही नेवर गिव्स अप, he always utilizes his time properly, because एक वही बच्चा अपने टाइम को फालतू काम में खत्म करता है जिसको कोई फ्यूचर की पड़ी नहीं होती बेटा, जिसने अपने फ्यूचर को अभी डिटरमाइन नहीं करा होता। इफ यू आर रेडी टू बिकम अ डॉक्टर, सो दे फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स बेटा आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे और अच्छे से बेटा यूज करोगे। क्लियर है ना? चले मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। टिल देन खुदा हाफिज एंड थैंक यू बेटा।